हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पॉली इलेक्ट्रिका। जैसे कि हमारे 4 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको वो लेक्चर्स समझ में आए होंगे। इसी सीक्वेंस में हम अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कोटेशन। कोटेशन के बारे में लास्ट क्लासेस में हमने थोड़ा बहुत नाम तो सुना ही है कोटेशन का। तो जनरली कोटेशन क्या है? कोटेशन जो है वो एक तरीके का किसी कंपनी से, किसी दुकानदार से, किसी सेलर से एक प्राइस लिस्ट मंगाने का एक इनविटेशन होता है। मान लीजिए हमको कुछ सामान खरीदवाना है अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए। अब हम टेंडर में क्या करते थे? टेंडर में हम उसके लिए एडवर्टाइजमेंट निकालते थे। उस एडवर्टाइजमेंट को देखकर जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से टेंडर का फॉर्म भरते थे। पर कोटेशन में क्या होता है, ऐसे कोई पब्लिक एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोटेशन एक तरीके का इनविटेशन लेटर होता है जो कि शॉप में सेपरेटली भेजा जा सकता है। डिफरेंट शॉप, डिफरेंट सेलर्स को सेपरेटली भेजा जा सकता है। एग्ज़ाम्पल के लिए देख लीजिए कि एक 3 BHK फ्लैट, एक 3 BHK फ्लैट है, उसका हमें इलेक्ट्रिकल वायरिंग करवाना है, उसमें पूरा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करवाना है। तो क्या करेंगे हम? तो पहले एस्टिमेशन के थ्रू उसमें कौन कौन से मटेरियल यूज़ होने वाले हैं ये सारे देख लेंगे, उसका एक लिस्ट बना लेंगे। अब हम अपने आसपास के सेलर्स को एक इनविटेशन भेजेंगे कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, इसका आप एक प्राइस लिस्ट बना के तैयार करके देंगे ताकि सारे मटेरियल का प्राइस इन्फॉर्म हो जाए और अलग अलग शॉप में कितने कितने रेट में, कितने कितने प्राइस में सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं ये पता चल जाए। तो कोटेशन में जो सेलर्स होते हैं वो एक फॉर्मेट बनाकर सारी चीज़ें, जैसे कि ले लीजिए घर के लिए बल्ब का ज़रूरत है तो एक लिस्ट में प्रिपेयर करके देंगे कि बल्ब का इतने पीस का इतना रेट होगा। फ़ैन है, फ़ैन हो गया तो फ़ैन के इतने पीस का, मान लीजिए कि 4 फ़ैन यूज़ हो रहा है तो 4 फ़ैन का कॉस्ट लगा के देंगे। स्विच बोर्ड यूज़ हो रहा है, स्विच बोर्ड में कितने स्विचेस के बोर्ड का कितना चार्ज लगेगा, ऐसे करके एक कॉलम बाय कॉलम सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन अपने शॉप के रेट के हिसाब से तय करके देंगे। इस प्राइस लिस्ट को जो सेलर होंगे वो बाई पोस्ट या फिर डायरेक्टली उस यूज़र को सेंड कर देंगे। तो इससे यूज़र्स को डिफरेंट शॉप का प्राइस लिस्ट पता चल जाएगा। अब कोटेशन लेटर रिसीव करने का भी एक डेट होता है। उस डेट तक के कोटेशन लेटर आएंगे, उसमें से जो बेस्ट लेटर होगा, जो बेस्ट प्राइस लिस्ट होगी, उसे यूज़र सिलेक्ट करके वहाँ से अपने सामान परचेस कर लेगा। यहाँ पे मेनली देखा जाए तो एक परचेसिंग का प्रोसीजर होता है, जबकि टेंडर में क्या होता है, टेंडर में उस पूरे इंस्टॉलेशन के लिए जो प्रक्रिया होती है, सारे जो इंस्टॉलेशन करेंगे, पूरे कनेक्शन करेंगे, ये पूरे इस कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में होता है। लेकिन जो कोटेशन है वो किसी सामान को परचेस करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, सामान को मंगाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया कोटेशन का। इसको डिटेल्स में देखते हैं। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं कोटेशन का क्या होता है। परचेस डिपार्टमेंट को जब कोई मटेरियल ख़रीदना होता है तो वह अलग अलग कंपनी को लेटर भेजकर प्राइस लिस्ट की डिमांड करती है और इस प्रोसीजर को कहते हैं कोटेशन, जिसे कोटेशन कहा जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया, जो परचेस डिपार्टमेंट होगा, जो क्रय विभाग होगा हमारा, उसे कोई भी प्रोजेक्ट के लिए मटेरियल ख़रीदना होगा तो वो क्या करेगा, अलग अलग कंपनी, अलग अलग सेलर को एक लेटर भेजेगा कि हमको ये सामान चाहिए। आपके शॉप में वो सारे सामान, वो सारे मटेरियल जितने भी रेट में अवेलेबल होंगे उनका एक प्राइस लिस्ट तैयार करके
आप भेजिए, इस तरीके का एक डिमांड किया जाता है अलग अलग सेलर से, जिसे कहते हैं कोटेशन। जब लोकल मार्केट से कोटेशन मंगाया जाता है तो इसे लोकल कोटेशन कहते हैं। लोकल मार्केट से मतलब क्या हुआ, आसपास के शॉप में, जैसे टेंडर में एडवर्टाइजमेंट देते थे तो कहीं भी दूर के कॉन्ट्रैक्टर्स भी वहाँ पे अपना टेंडर फिल करके भेज देते थे। लेकिन कोटेशन में हमारा कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट है तो हम आसपास के लोकल मार्केट से भी कोटेशन मंगा सकते हैं। आसपास की कुछ ऐसे शॉप जहाँ से हम सामान खरीद सकते हैं, उन्हें हम एक कोटेशन भेजेंगे। वो अपने रेट के हिसाब से प्राइस लिस्ट रेडी करके उस लेटर को परचेस डिपार्टमेंट या फिर जो भी परचेस करने वाला पर्सन होगा उसे भेज देंगे। अगर कोटेशन लोकल मार्केट से मंगाया गया है तो इस कोटेशन को हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं। मान लीजिए एक ही सिटी में से कोटेशन मंगाया गया है तो उस कोटेशन को जो सेलर है वो डायरेक्ट यूज़र के पास डायरेक्ट भेज सकता है। और अगर कोटेशन लॉन्ग डिस्टेंस से मंगाया गया है तो इसे बाई पोस्ट भी मंगाया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा कोटेशन। क्या हुआ, कोटेशन में जो कोई यूज़र रहेगा उसे अगर कोई मटेरियल ख़रीदना होता है तो वह डिफरेंट कंपनी को लेटर भेजकर प्राइस लिस्ट की डिमांड करता है, और जो सेलर होगा वो अपना एक शॉप के हिसाब से प्राइस लिस्ट रेडी करके उस यूज़र को वापस भेजेगा। तो ये हो गया कोटेशन। ये तो हो गया हमारा कोटेशन का एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम किसी कंपनी से प्राइस लिस्ट मंगाना चाह रहे हैं, हम लोग कोटेशन मंगाना चाह रहे हैं, तो हम उनको एक लेटर लिखेंगे। वो लेटर किस तरीके से लिखा जाएगा उसे देखते हैं, चलिए। ये है हमारा कोटेशन फॉर्म, मतलब ये वो एप्लीकेशन है जिसे हम मतलब यूज़र, जिसको सामान ख़रीदने का ज़रूरत है, वो भेजेंगे किसको, सेलर को। तो सेलर को भेजने के लिए जो एप्लीकेशन है वो इस तरीके का होगा। देखिए, मान लीजिए कि हम अपने इंस्टीट्यूट के लिए या फिर कोई भी इंडस्ट्री है या फिर कोई भी घर का कंस्ट्रक्शन है, इसके लिए सामान मंगाना है। एग्ज़ाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, अपने कॉलेज का ही ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमें कॉलेज के लिए इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए कुछ मटेरियल मंगवाना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर में होगा नेम ऑफ इंस्टीट्यूट एंड एड्रेस। यहाँ पर ये लिखेंगे कि हमारे इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, उसका एक कंप्लीट एड्रेस। इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। उसके नीचे लिखेंगे इन्विटेशन ऑफ कोटेशन, सब्जेक्ट में लिखेंगे। ये फॉर्म एज इट इज़ होगा, जिस तरीके से दिख रहा है इसी तरीके से बनेगा। हम लोग यहाँ पर कोटेशन नंबर डालेंगे कि कोटेशन का नंबर क्या है। डिपार्टमेंट डालेंगे, डिपार्टमेंट, लास्ट डेट फॉर कोटेशन, कोटेशन मंगाने का या फिर कोटेशन का प्राइस लिस्ट जो भेजने का, उसका लास्ट डेट यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो ये हो गया एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो किसी इंस्टीट्यूट द्वारा, जो किसी यूज़र द्वारा यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद लिखेंगे हम लोग एक एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन जिस तरीके से लिखा जाता है ये उसी तरीके से ही होगा। जैसे देखिए, टू द प्रोपाइटर, प्रोपाइटर मतलब जो शॉप का ओनर होगा, तो उस ओनर को लिखेंगे एप्लीकेशन। टू द प्रोपाइटर, उनका एड्रेस लिखेंगे, वो सारी चीज़ें लिख देंगे। उसके बाद लिखते हैं आगे, सर और मैडम, अटैच किए गए लेटर में मटेरियल्स की सप्लाई हेतु आपसे प्राइस लिस्ट की डिमांड की जाती है। मटेरियल की सप्लाई के लिए प्राइस लिस्ट की डिमांड की जाती है। तो ये एक एप्लीकेशन होगा
इसके साथ में एक हम लेटर लिख कर देंगे जिसमें मटेरियल का पूरा लिस्ट होगा कि हमको ये चीज़ें मंगानी है, जैसे कि होल्डर मंगाना है, बल्ब मंगाना है, फ़ैन मंगाना है, वायर, स्विच बोर्ड और जो भी चीज़ें मंगानी है उसका एक लिस्ट रेडी करके देंगे और उस लिस्ट के साथ में इस एप्लीकेशन को अटैच करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा मटेरियल का लिस्ट और ये लिख दिए कि इन मटेरियल्स के लिए हमें प्राइस लिस्ट चाहिए। अब उसके बाद हम अपने कुछ कंडीशन भी रखेंगे कि जिससे कोटेशन मंगा रहे हैं, जिससे हम लोग सामान ख़रीदना चाह रहे हैं, उनके लिए कुछ क्राइटेरिया भी रहेगा, कुछ हमारी शर्तें भी रहेगी अगर हमको सामान ख़रीदना है। तो चलिए देखते हैं क्या है वो कंडीशंस, उसे भी हम लोग पूरा लिख देंगे। जिसके लिए निम्नलिखित कंडीशन है। तो क्या क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन हो गया हमारा, कोटेशन को इस एड्रेस पर भेजा जाए। यहाँ पर हमारा एड्रेस मेंशन करेंगे जिस पे वो सेलर है वो अपने प्राइस लिस्ट को भेज सके। तो यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे, कोटेशन को इस एड्रेस पर भेजा जाना चाहिए। सेकंड हमारा क्या कंडीशन हो गया, कोटेशन सील्ड लिफाफे में होगा जिस पर कोटेशन नंबर एंड कोटेशन की लास्ट डेट होना अनिवार्य है। अब जो सेलर है वो अपना प्राइस लिस्ट देगा, कोटेशन के फॉर्मेट में बनाकर अपना एक प्राइस लिस्ट देगा। तो क्या होना चाहिए, उसे एक लिफाफे में भर कर सेंड करना होगा और उस लिफाफे में और वो लिफाफा पैक होना चाहिए। साथ ही साथ उसके शॉप की एक सील लगी होनी चाहिए, उसमें उसके शॉप की मोहर लगी होनी चाहिए, ताकि ये कंफर्म हो सके कि ये ओरिजिनल कोटेशन कहीं से आया है, ना कि कोई फेक कोटेशन है। और क्या होना चाहिए, उस कोटेशन के अंदर कोटेशन का नंबर और कोटेशन की लास्ट डेट भी होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा दूसरा कंडीशन। पहला कंडीशन में क्या था, एड्रेस लिखे थे हम कि इस एड्रेस पर भेजा जाएगा। दूसरा हमारा शर्त क्या हो गया, दूसरा कंडीशन क्या हो गया कि कोटेशन को सील्ड लिफाफे में भरेंगे और उसमें कोटेशन नंबर और कोटेशन की लास्ट डेट भी लिखेंगे। चलिए देखते हैं तीसरा, कोटेशन में मटेरियल्स का फुल डिस्क्रिप्शन, कंपनीज नेम एंड ब्रांड नेम लिखा होना चाहिए। तो जो कोटेशन में जो प्राइस लिस्ट तैयार करके देंगे उसमें मटेरियल के बारे में पूरी डिटेलिंग होनी चाहिए, वो मटेरियल का पूरा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, वो कौन सी कंपनी का है वो मटेरियल, उस कंपनी का क्या नाम है, कौन सा ब्रांड है, कितने रेटिंग का वो मटेरियल है, ये सारी चीज़ों के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन उस कोटेशन में लिखा होना चाहिए। फोर्थ, कोटेशन में दी गई क्वांटिटी एस्टिमेटेड है, इसमें चेंजेस हो सकते हैं। कोटेशन देने के लिए जब यूज़र द्वारा एस्टिमेशन निकाला गया था तो उस समय जो भी मटेरियल उन लोग काउंट किए थे वो सारे एस्टिमेटेड होते हैं, जैसे कि उसमें चेंजेस भी आ सकते हैं। पहले मान लीजिए कि हम 100 बल्ब काउंट किए थे, पर फिटिंग के समय कुछ एक्स्ट्रा 1-2 बल्ब और भी ज़रूरत पड़ सकता है। तो इसमें क्या है, एस्टिमेटेड क्वांटिटी में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो ये एक कंडीशन है कि जो क्वांटिटी है लिखी हुई लिस्ट में ये एस्टिमेटेड होती है और इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं। अगर हमें पहले 50 बल्ब मंगवाना था तो अब 60 बल्ब भी हम मंगवा सकते हैं। तो ये एक कंडीशन हो गया। अगला देखते हैं, कोटेशन में जो रेट दिए गए हों वो हमारे स्टोर तक डिलीवरी होने वाले होने चाहिए। कोटेशन में जो रेट दिए हों वो हमारे स्टोर तक डिलीवर होने वाले होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो भी सामान ख़रीद रहे हैं, जो भी हम सामान ख़रीदेंगे, सेलर उसकी जो प्राइस लिस्ट तैयार करके देगा उस लिस्ट में मटेरियल का ऐसा रेट होना चाहिए जो कि स्टोर तक डिलीवर होने के लिए होने चाहिए। मान लीजिए कि किसी एक सामान का रेट 10 रुपीज़ है, एक छोटे से मटेरियल का कॉस्ट 10 रुपीज़ है। अब ऐसा है कि उसका कॉस्ट 10 रुपीज़ इस पर्पज़ से रखा गया है, शॉप ने, सेलर ने उस मटेरियल का कॉस्ट इस पर्पज़ से रखा है ताकि जो यूज़र है वो आए और शॉप से वो सामान लेकर जाए।
तो इसमें हमें एक्स्ट्रा खर्च लग जाएगा उस सामान को लेने जाने के लिए, उसे लेकर आने का किराया, उसे लोडिंग और अनलोडिंग कराने का लेबर चार्ज, ये सारी चीज़ें। तो जो यूज़र है वो ये एक्सपेक्ट करता है कि सेलर उसे कंप्लीट रेट लिख कर दे, जो कि उसके शॉप से लेकर यूज़र के घर तक आने में, यूज़र के वर्किंग प्लेस तक आने के रेट के बराबर हो। मान लीजिए कि एक बल्ब का कॉस्ट 10 रुपीज़ है, उसकी डिलीवरी करके उसका चार्जेस 11 रुपीज़ हो जा रहा है, तो हमको ये फाइनल रेट चाहिए कि डिलीवर होने तक उसका चार्ज कितना हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोटेशन में सभी टैक्सेस क्लियर लिखे जाएं, अदरवाइज़ इसे ही नेट प्राइस माना जाएगा। कोटेशन में जो भी रेट लिखेंगे उसके साथ उन लोग को अगर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लेना है, कोई एक्स्ट्रा टैक्स लेना है, जैसे कि सर्विस टैक्स हो गया या फिर गवर्नमेंट का कोई टैक्स हो गया, तो उसे क्लियर लिखा जाना चाहिए। अदरवाइज़ हम जो भी प्राइस लिखा होगा उसे ही नेट प्राइस मान लेंगे। मतलब कोई टैक्सेस अगर अलग से आप ऐड कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, तो उसे अलग से मेंशन करना चाहिए। ये कोटेशन लिखने के हमारे कुछ कंडीशन हो गए। कुछ और भी कंडीशन हैं, वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट के पास कोटेशन को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने का पूरा अधिकार होगा। मतलब इंस्टीट्यूट अगर कोई कोटेशन मंगा रहा है सेलर से, तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोटेशन मंगा रहे हैं तो ये नेसेसरी होगा कि हम आपके ही पास से वो सारे सामान, सारे मटेरियल्स हमारे जो इंस्टॉलेशन में यूज़ होने वाले हैं या फिर कनेक्शन में यूज़ होने वाले हैं, उन चीज़ों को ख़रीदें। कोटेशन सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है जो कि इस सेलर से मंगाया जा रहा है, तो उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं या एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। इसका एक पूरा अधिकार इंस्टीट्यूट के पास होगा, क्योंकि हम लोग डिफरेंट सेलर के पास से कोटेशन मंगाएंगे, तो एट द एंड एक फ़ाइनल सुटेबल कोटेशन को ही, एक फ़ाइनल सुटेबल प्राइस लिस्ट को ही सिलेक्ट करेंगे, तो बाकी सारे कोटेशंस को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा पूरा अधिकार होगा इंस्टीट्यूट के पास कि उस कोटेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है। उसके बाद देखते हैं अगला, मटेरियल के प्रॉपर होने पर बिल का पेमेंट 15 दिन के अंदर कर दिया जाएगा। कोई भी सेलर है वो अपने शॉप से डिलीवरी करता है मटेरियल का यूज़र के पास, इंस्टीट्यूट के पास, तो क्या होगा, पहले एक चेक करने के लिए कुछ दिन का समय लेंगे कि सारे जो हम सामान मंगाए हुए हैं वो करेक्ट आए हैं कि नहीं, जो सामान मंगाए हुए थे उसकी बिल सही है कि नहीं। ये सारी चीज़ों की चेकिंग होने के बाद ही बिल का पेमेंट करने में एबल होंगे। तो ये सारे कंडीशन एक यूज़र के द्वारा दिया जाएगा सेलर को कि हमारे ये कंडीशन होंगे कि हम बिल का पेमेंट तभी करेंगे जब हम डिलीवर हुए पूरे मटेरियल को चेक कर लेंगे, उसके 15 दिन के बाद ही बिल का पेमेंट करेंगे। तो ये हो गए हमारे सारे कंडीशन। इन कंडीशन को लिखेंगे, उसके नीचे सिग्नेचर के लिए स्पेस है, सिग्नेचर डिमांडर, नेम ऑफ सील ऑफ इंस्टीट्यूट। यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट का जो हेड रहेगा, जो यूज़र रहेगा, उसके सिग्नेचर यहाँ पे होंगे, उसके नाम के साथ उसका सील भी होगा। नीचे लिखा हुआ है अटैच्ड लेटर विथ मटेरियल लिस्ट। ये जो लेटर है इसमें एक मटेरियल का लिस्ट भी अटैच किए हुए हैं हम। तो ये हो गया एक एप्लीकेशन। यहाँ पर डेट लिख देंगे एप्लीकेशन की, कोटेशन का नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे, डिपार्टमेंट मेंशन करेंगे और लास्ट डेट मेंशन करेंगे। तो ये हो गया हमारा पूरा एक एप्लीकेशन, जिसे हम किसी सेलर के पास भेजेंगे और कोटेशन मांगेंगे, वहाँ से प्राइस लिस्ट मंगाएंगे। तो हमने ये देखा कि कोटेशन किस तरीके का होता है, कोटेशन से कैसे कोई प्राइस लिस्ट शॉप से मंगाई जाती है या किसी सेलर से मंगाई जाती है। तो ये तो हो गया कोटेशन का एप्लीकेशन। अब जो सेलर है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ, कंप्लीट प्राइस लिस्ट के साथ कोटेशन भेजेगा, इंस्टीट्यूट को कोटेशन भेजेगा। जो इंस्टीट्यूट है वो सारे प्राइस लिस्ट को चेक करेगा, सारे कोटेशन जितने भी सेलर के पास से हमें प्राप्त होंगे उसे। अब इसमें से एक परफेक्ट कोटेशन को, परफेक्ट प्राइस लिस्ट को चूज़ करके अपने सामान का ऑर्डर
वो उस सेलर को दे देगा। वो जो सेलर रहेगा यूज़र को सारे सामान की डिलीवरी उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर देगा। तो ये हो गया कोटेशन मंगाने का तरीका और सामान परचेस करने का तरीका। कोटेशन और टेंडर अब हम दोनों चीज़ों को देख चुके हैं, एक दूसरे से रिलेटेबल ही है, लेकिन इसमें कुछ बेसिक डिफरेंसेस भी हैं। तो चलिए उस बेसिक डिफरेंसेस के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन टेंडर एंड कोटेशन। ये कोटेशन और टेंडर को हमने 2 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया है, दोनों को सेपरेटली देखेंगे। फर्स्ट देखते हैं कोटेशन इज़ अ फिक्स्ड रेट सजेशन टू गिव द क्लाइंट। मतलब जो कोटेशन है हमारा, वो क्लाइंट को या फिर जो भी परचेस करने वाला है उसे एक रेट लिस्ट के बारे में सजेशन दिया जाता है इस कोटेशन के थ्रू। वो जो रेट सजेस्ट होता है वो एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। जबकि टेंडर इज़ अ फॉर्मल वे फॉर डीलर्स टू सबमिट प्रपोज़ल। जबकि टेंडर में क्या होता है, जो डीलर्स होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो एक फॉर्मल तरीके से अपना प्रपोज़ल सबमिट करते हैं किसी भी यूज़र को, किसी भी क्लाइंट को। कोटेशन डिटरमाइंस द प्राइस। कोटेशन जो है वो प्राइस डिटरमाइन करता है, जबकि टेंडर जो है प्राइस और क्वालिटी दोनों डिटरमाइन करता है। टेंडर डिटरमाइंस द अमाउंट एंड क्वालिटी बोथ। ठीक है। द स्कोप ऑफ द कोटेशन इज़ नैरो। जो कोटेशन का रेंज है, कोटेशन के यूज़ करने का जो रेंज है वो एक छोटे लेवल पे होता है, इसीलिए इसका जो स्कोप है वो बहुत नैरो है, वो बहुत कम है। जबकि टेंडर का जो स्कोप है वो बहुत ब्रॉड है, बहुत विस्तृत रूप में टेंडर को यूज़ किया जाता है। सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या फिर कोई भी बड़ी प्राइवेट कंपनीज़ हैं, सारे जो भी बड़े वर्क होते हैं, इन सभी में टेंडर की ज़रूरत पड़ती है। फोर्थ क्या है, यूज्ड फॉर ऑफरिंग फिक्स्ड प्राइस। फिक्स्ड प्राइस के लिए ऑफ़र करते हैं, जबकि टेंडर को बेस्ट प्राइस के लिए ऑफ़र करते हैं। यूज्ड फॉर फाइंडिंग बेस्ट प्राइस। तो ये हो गया कोटेशन और टेंडर के बीच में एक बेसिक डिफरेंस। यह हमारा टेंडर और कोटेशन कंप्लीट। हमारा सेकंड लेक्चर का एक टॉपिक छूटा हुआ था कि कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट, उसे भी देख लेते हैं साथ में। कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ होने वाले मटेरियल को कैलकुलेट करने का जो तरीका है, उसमें से बेस्ट तरीका होता है कि उसे एक टेबल के फॉर्मेट में सेटअप कर लिया जाए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरीके से एक कॉलम बना लेंगे। पहले में लिखेंगे सीरियल नंबर, दूसरा में लिखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल विथ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। उसके बाद इसकी क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी उसमें यूज़ हो रहा है। रेट में एक क्वांटिटी का कितना रेट है, कितना रुपीज़, कितना पैसे। टोटल अमाउंट में क्या लिखेंगे, मान लीजिए कि 10 यूनिट है तो 10 यूनिट का टोटल इतने रेट के हिसाब से कितना अमाउंट होगा, ये आएगा। उसके बाद रिमार्क्स, अगर कोई और भी चीज़ें रह जाती है तो उसके लिए है रिमार्क्स। तो ये हो गया एक बेस्ट तरीका। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, सीरियल नंबर में लिखेंगे पहला। अब ख़रीद रहे हैं हम फ़ैन खरीद रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में फ़ैन लिख देंगे उसके स्पेसिफिकेशन के साथ। क्वांटिटी, तो मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में 10 फ़ैन खरीद रहे हैं हम लोग, तो 10 लिख देंगे यहाँ पर। कितना रेट है उसका, अब उसका जितना रेट रहेगा, मान लीजिए 1000 पर रेट है तो यहाँ पर लिख देंगे 1000। उसके बाद टोटल अमाउंट 10 के हिसाब से, 1000 के हिसाब से 10,000 हो गया, तो 10,000 यहाँ पर लिख देंगे। सीरियल नंबर में सेकंड लिख दिए यहाँ पर। मान लीजिए बल्ब यूज़ हो रहा है, बल्ब तो क्वांटिटी में हम लोग को 50 बल्ब मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में यूज़ हो रहे हैं, तो इस तरीके से करके, और एक बल्ब का चार्ज 50 रुपीज़ है, तो टोटल उसका कैलकुलेशन करके यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को लाइन वाइज एक रो में लिखते जाएंगे और उस मटेरियल का लास्ट में कैलकुलेशन कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग टोटल कैलकुलेशन कर सकते हैं। सबसे इजी फॉर्मेट जो होता है वो टेबल मेथड ही होता है। तो इस तरीके का टेबल बना के उसमें से मटेरियल का कॉस्ट निकाला जा सकता है। तो ये हो गया हमारा आज का क्लास। आज के लेक्चर में
हमने देखा कोटेशन और टेंडर के बीच में डिफरेंस, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।